तो अब हम चलते हैं फाइनेंशियल रेशो की दूसरी कैटेगरी की तरफ। तो पहली कैटेगरी थी लिक्विडिटी, जो हमने डिस्कस कर ली, उसकी रेशोज़ भी डिस्कस कर ली लास्ट लेक्चर में। अभी हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि किसी भी इन्वेस्टर के या फिर लेंडर के जहन में आता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कि कंपनी के मैनेजर्स जो हैं क्या वो इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस अच्छे से चला सकें। क्या कंपनी के मैनेजर इतने अच्छे तरीके से कंपनी के एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं कि वो शेयर होल्डर की वैल्यू क्रिएट कर सकें, कि वो प्रॉफिट कमा सकें। तो अब इस सवाल के हल के लिए अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के लिए क्या क्या रेशोज़ होती हैं जिनसे हम किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर सकते हैं और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं उसकी अपनी ही पास्ट परफॉर्मेंस के साथ भी, और उसी जैसी दूसरी कंपनी जो कि इंडस्ट्री में मौजूद हैं उनके साथ, कि ये कंपनी ओवरऑल इंडस्ट्री में अच्छा परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही। ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बेसिकली ये बताती है कि फर्म कितना एक अच्छे तरीके से एसेट्स को यूज़ करके, ठीक है, कॉस्ट कटिंग करके अपने ऑपरेशन से कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, जो कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ होती है शेयर होल्डर की वैल्यू क्रिएशन के लिए, वो सबसे बेसिक चीज़ प्रॉफिट होती है। आप प्रॉफिट कमाएंगे, आपकी कंपनी ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, मार्केट में उसका इमेज अच्छा होगा, उसके शेयर की प्राइस बढ़ेगी और शेयर होल्डर की वैल्यू मैक्सिमाइज़ होगी। तो बेसिक चीज़ जो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन के लिए भी ज़रूरी है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी हम कैसे मेजर करते हैं? हम ऐसे चेक करते हैं कि कंपनी के अंदर जो एसेट्स हैं जिनको वो यूटिलाइज़ कर रही है अपने ऑपरेशंस में, उनको वो कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रही है, उनको मैनेज कर रही है, उनको ऑपरेट कर रही है कि कम से कम यूटिलाइजेशन में उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। इस चीज़ से हमें पता चलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब वो प्रॉफिटेबिलिटी जो आफ्टर ऑपरेशंस आपको आपकी होती है, मतलब आपके ऑपरेशंस की इफ़ेक्टिवनेस बताती है, एफिशिएंसी बताती है कि आप कितने अच्छे ऑपरेशंस चला रहे हैं, इसीलिए इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। तो इस चीज़ से हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ ऑपरेशंस मैनेजमेंट पे, कि आपकी ऑपरेशन मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से आप अपने ऑपरेशंस जो डेली के डे टू डे ऑपरेशंस हैं, कितने अच्छे तरीके से आप उनको मैनेज कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अपनी रेवेन्यूज़ जनरेट करते हैं, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, चीज़ें मतलब सस्ती लेके आते हैं या खुद बनाते हैं, या फिर अपने एक्सपेंसेस कम से कम रखते हैं कि ताकि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब कटिंग शॉर्ट कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं, जो कि डायरेक्टली हिट करते हैं आपकी इनकम स्टेटमेंट को, मतलब आपकी इनकम को हिट करते हैं। तो कितने अच्छे तरीके से आप ऑपरेशंस चला रहे हैं। दूसरी चीज़ इसमें है एसेट मैनेजमेंट, कि आप कितने अच्छे तरीके से अपने एसेट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं टू जनरेट सेल्स। अब एसेट्स कोई भी हो सकते हैं, आपकी प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है, आपके व्हीकल्स भी हो सकते हैं, आपकी बिल्डिंग भी हो सकती है। तो कितने अच्छे तरीके से आप एसेट्स को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एसेट्स ज़्यादा हैं आप यूटिलाइज़ कम कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एसेट्स कम हैं आप ओवर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मतलब आपने ये उनकी एसेट्स की यूटिलाइजेशन भी चेक करनी होती है, कि कम से कम यूटिलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और एसेट की लाइफ भी उस पर इफ़ेक्ट ना करे, उसकी केयर भी करनी है एसेट की। ठीक है, तो मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी इन दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहली चीज़ आप ऑपरेशंस कितने अच्छे मैनेज कर रहे हैं, दूसरा आप अपने एसेट्स कितने अच्छे मैनेज कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अपनी एसेट मैनेजमेंट को लेके चल रहे हैं। मतलब एसेट मैनेजमेंट की एग्जांपल मैं आपको छोटी सी ऐसे देता हूँ कि लेट्स सपोज एक फर्म के पास अगर इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके पास एक गोडाउन भर गया है, ठीक है, अब उसको चाहिए कि वो दूसरा गोडाउन कहीं से रेंट पे ले और वहाँ पे अपना सामान रखे, लेकिन जो सामान एक्सेस है, जो सामान ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा नहीं है कि उसके लिए दूसरा गोडाउन लिया जाए। तो बेस्ट एसेट मैनेजमेंट ये होती है कि कंपनी उसी ही गोडाउन में कहीं ना कहीं उस सामान को एडजस्ट करे, या फिर जो उनकी आउटलेट है जहाँ पे वो सामान बेचते हैं, उसी के पीछे एक कमरा छोटा सा बना के उसको एक छोटा सब
सब गोडाउन का दर्जा दे के उसको, और वहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी इन्वेंट्री रखना शुरू करते हैं, मतलब अपने एसेट्स को अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू करते हैं, बजाय ये कि वो एक अलग से एक गोडाउन रेंट पे लें और उसका रेंट भी पे करे, इतनी सेल ना हो जितने हमारे खर्चे बढ़ना शुरू हो जाएँ। तो ये एक एग्जांपल है एसेट मैनेजमेंट की। तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी हो सकती है एसेट मैनेजमेंट की, कि लेट सपोज़ अगर कंपनी ने अब सामान की डिलीवरी देनी है होल सेलर्स को या फिर रिटेलर्स को, तो उसके लिए बजाय ये कि वो किसी एक डिलीवरी फर्म को हायर करे और उसके थ्रू ये सारा का सारा सामान डिलीवर कराए, तो अगर उसके पास कोई एक ट्रक या कोई एक गाड़ी या कोई भी ऐसा व्हीकल अवेलेबल है जो कि यूज़लेस खड़ा हुआ है या यूज़ हो रहा है लेकिन कम यूज़ हो रहा है, और उस पे वो ये डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बजाय एक पूरी डिलीवरी फर्म हायर करने के एक ड्राइवर हायर कर लें और उसको वो व्हीकल दे के वो सामान डिलीवर करवाएं। तो ये भी एक गुड एसेट मैनेजमेंट की एग्जांपल है। मतलब ये एग्जांपल देने का मकसद ये है, आपको समझाना ये है कि कितने अच्छे तरीके से आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में, अपने अवेलेबल एसेट्स के साथ कितने अच्छे तरीके से आप अपने ऑपरेशंस चलाते हैं कि ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट। तो अभी चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को हम मेजर कैसे करेंगे, कौन कौन सी रेशोज़ होती हैं, वो रेशोज़ हमें क्या बताती हैं, वो अभी हम आगे चल के देखते हैं। तो ये 6 किस्म की रेशोज़ हैं जो कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में इंसाइट देती हैं किसी भी कंपनी की, कि उस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है। मतलब एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से हर एक रेशो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी बताती है। एक्चुअली हर एक रेशो आपको या तो एसेट मैनेजमेंट के बारे में बताती है या उसके ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में बताती है, जिससे आपको पता चलता है कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपने एसेट्स को मैनेज कर रही है या यूटिलाइज़ कर रही है और कितने अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशंस चला रही है। तो ये जो 6 रेशोज़ हैं ये आपको यही बताएंगी कि पहली जो 4 रेशोज़ हैं वो आपको बताएंगी एसेट मैनेजमेंट के बारे में, कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से अपने एसेट मैनेज कर रही है, कितने अच्छे तरीके से उनको यूटिलाइज़ कर रही है। और आखिरी जो 2 रेशोज़ हैं वो आपको कंपनी के ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, जो कि हम पहले भी ये रेशोज़ लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी चलते हैं सबसे पहली रेशो की तरफ, जो कि आपको बताएगी एसेट मैनेजमेंट के बारे में, ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स। ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है, ये रेशो आपको ये बताती है कि आप एसेट्स के ऊपर आपकी ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो रही है, उसकी क्या रेशो है। मतलब आप इस रेशो के थ्रू ये चेक करेंगे कि आपके पास कुल एसेट्स कितने थे और उन एसेट्स से आपकी अर्निंग कितनी हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम, इसका फार्मूला सिंपल सा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम लेंगे इनकम स्टेटमेंट से और टोटल एसेट्स की अमाउंट हम लेंगे बैलेंस शीट से। तो इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि हमें वो परसेंटेज, हमें वो रेट पता चलेगा कि हम एसेट्स के ऊपर किस हिसाब से, किस रेट के हिसाब से, किस परसेंटेज के हिसाब से हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं एसेट्स को या बुरा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑपरेटिंग इनकम की वैल्यू आप लेंगे इनकम स्टेटमेंट से। इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग इनकम को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, इसको ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। और कटिंग शॉर्ट, ये वो इनकम होती है जो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने के बाद बचती है। सेल में से आपकी कास्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो इस तमाम बिज़नेस को चलाने के ऑपरेशंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं, मार्केटिंग, सेलिंग, जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेप्रिसिएशन, ईच एंड एवरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं इसमें, वो सारे निकाल के जो आपके पास इनकम बचती है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम। तो यहाँ वो अमाउंट है जो मैंने रेड इन सर्कल की है, 5803 मिलियन। तो ये अमाउंट हम यहाँ से उठाएंगे ऑपरेटिंग इनकम की, और टोटल एसेट्स की अमाउंट हम उठाएंगे बैलेंस शीट से, और वही 2011 की। याद रहे, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि रेशोज़ की बेस पे हमने कंपैरिजन करना होता है, तो इसलिए हम साल चेंज नहीं करेंगे। हम स्टार्ट से जिस साल की अमाउंट्स ले रहे हैं हम आखिर तक उसी साल की अमाउंट्स लेंगे, क्योंकि हमने हर रेशो के ऊपर कंपैरिजन करना होता है फर्म का दूसरी फर्म के साथ उसी साल में। कि लेट सपोज़ अगर इस साल में इस फर्म ने अच्छा परफॉर्म किया है तो उसी साल में उसके साथ की जो दूसरी फर्म्स हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, जिससे हमें पता चलता है कि ये फर्म
इंडस्ट्री में कैसी चल रही है। तो अपनी रेशो की तरफ आते हैं। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी जो कि है 40,125 मिलियन। अब जैसा कि हमने देखा था कि ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स का फार्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अमाउंट हमने ले ली इनकम स्टेटमेंट से, टोटल एसेट्स की अमाउंट हमने ले ली बैलेंस शीट से, तो ये इसका रिज़ल्ट आया 14.5। तो इसकी हम दो तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी हर $1 के एसेट के अगेंस्ट 14.5 सेंट्स का प्रॉफिट कमा रही है। मतलब जहाँ ₹1 का अगर हम इसको रुपीज़ में डिस्क्राइब करें, तो जहाँ हम ₹1 का डॉलर एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हम 14.5 पैसे का प्रॉफिट कमा रहे हैं। या इन अदर वर्ड्स हम इसको कह सकते हैं कि कंपनी $14.5 का प्रॉफिट कमा रही है हर ₹100 की इन्वेस्टमेंट जो कि एसेट्स में की गई है। मतलब एसेट्स में हर ₹100 की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट कंपनी $14.5 का प्रॉफिट कमा रही है। या आप इसको परसेंटेज में भी बता सकते हैं कि कंपनी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट का 14.5% ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। तो मल्टीपल टर्म्स में आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं जैसे आप करना चाहें। मकसद होता है चीज़ की वजाहत कर देना। तो अब हम आगे चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी में। ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स की तो हमने रेशो देख ली जो कि बेहतर चल रही है, ऑल्दो इतनी बेहतर नहीं है, लेकिन 14.5% प्रॉफिट ऑलमोस्ट 15% प्रॉफिट भी रीज़नेबल है। लेकिन इसको 25% से नॉर्मली ऊपर होना चाहिए, वो एक अच्छी रेशो समझी जाती है। लेकिन ये भी इसको भी बेहतर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेशो की तरफ। अब ये वो इम्पॉर्टेंट रेशो है जो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट की नेचर बताती है कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, बेशक है तो प्रॉफिट ही है, वो किस नेचर का है। मतलब एक अच्छी नेचर का भी कह सकते हैं, बुरी नेचर का भी कह सकते हैं। अब आप उसको कैटेगराइज ऐसे करेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉफिट कमाने वाली फर्म बेहतर हो, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है, बुरा प्रॉफिट भी हो सकता है। जैसे कि ₹100 की इन्वेस्टमेंट के बाद अगर आपको ₹2 बचें तो बेशक वो प्रॉफिट तो होता है, लेकिन वो बुरा प्रॉफिट होता है। ऐसे काम को कोई भी बंदा लंबे टाइम तक कैरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है मैंने ₹100 की इन्वेस्टमेंट भी करनी है, खप भी करनी है, इसके ऊपर टाइम भी लगाना है, काफ़ी अपनी मैन पावर भी लगानी है, और सारा कुछ निकालने के बाद मुझे एंड पे बचे सिर्फ ₹2, तो फिर इतनी खप की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स ये इतना अच्छा बिज़नेस नहीं जा रहा। ठीक है, ऑल तो जा तो प्रॉफिट में रहा था। तो पिछली रेशो में हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी हमारी क्या है, वो एसेट्स के ऊपर हम कितना कमा रहे हैं वो हमने देख लिया। लेकिन अब हमने ये देखना है कि उस प्रॉफिट का मार्जिन क्या है हमारी सेल के अगेंस्ट। ये मतलब हमारी सेल कितनी हो रही है और हमें बच कितना रहा है। हो सकता है ऑन ग्राउंड तो मार्केट में हम ये शो कर रहे हैं कि जी हमारी सेल करोड़ों की है। करोड़ों की सेल के बाद अगर हमें पीछे प्रॉफिट लाखों में नहीं बचता, हज़ारों में बचता है, तो इसका मतलब ऐसे कारोबार का कोई फ़ायदा नहीं है। आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं उसके ऊपर, आप यही पैसा कहीं और लगा के लाखों में बचा सकते हैं। तो यही चीज़ अब हमने चेक करनी है कि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वो हमारी सेल का कितने % है। क्या वाकई हमें इस कारोबार से फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कि ज़ाहिरतन तो प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन क्या ये प्रॉफिट वाकई में प्रॉफिट है या हम टाइम ज़ाया कर रहे हैं, या ये ऑन ग्राउंड हमें लॉस है कि यही पैसे अगर हम कहीं और लगाएं तो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम जो रेशो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि हमें बेसिकली ये बताता है कि कंपनी कितने अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है, और ना सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करती है, उसके साथ साथ कितने अच्छे तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल करती है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करती है। नीज ओवरऑल ऑपरेटिंग इफ़ेक्टिवनेस ये बताती है आपको ये रेशो किसी कंपनी की, कि ओवरऑल ऑपरेशंस में वो कंपनी कितनी एक इफ़ेक्टिव है। तो इसका फार्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स या रेवेन्यू। क्योंकि जैसे कि मतलब अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आपकी सर्विसेज कंसर्न है,
ठीक है, मतलब अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो सेल्स नहीं, वो रेवेन्यू का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट में ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं, ये इंटरचेंजेबल है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पेपर में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए किसी सर्विस इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे सेल्स का लफ्ज़ नहीं होगा, रेवेन्यू का लफ्ज़ गिवन होगा, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हम चलते हैं इसका डेटा लेते हैं कि इसका डेटा हम कहाँ से लेंगे। तो इस रेशो की दोनों वैल्यूज़ हमें इनकम स्टेटमेंट से मिल जाएंगी। एक तो सेल की, रेवेन्यू की अमाउंट गिवन है 67,977 मिलियन, दूसरी ऑपरेटिंग इनकम की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की 5,803 मिलियन। अब हम ये रेशो निकाल के चेक करते हैं कि हमें ऑन ग्राउंड प्रॉफिट जो हो रहा है वो वाकई में एक हेल्दी प्रॉफिट है कि नहीं है। तो अभी हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की एग्जांपल में उस प्रॉफिट में हम वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो भी हमने इनकम स्टेटमेंट से ली। तो इसका आंसर आता है 8.5%। इसका मतलब कि हर 100 रुपये की सेल के पीछे 8.5 रुपये हम बचा रहे हैं। मतलब 8.5% हम ओवरऑल प्रॉफिट कमा रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको पिछली रेशो में बताया था कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एसेट्स के ऊपर 14.5% जब आया था, मैंने आपसे कहा था कि उसको मिनिमम 25 होना चाहिए, लेकिन उसको 14.5 को इसलिए भी गुड कहते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, लेकिन गुड कहते हैं, बेटर नहीं कहते। अब वही बात यहाँ पे साबित हो गई कि हमारा प्रॉफिट कम है, 8.5%, 100 रुपये के पीछे 8.5% प्रॉफिट कम है। इसको 12-15% से ऊपर होना चाहिए था मिनिमम, तब जाके कंपनी को कुछ फ़ायदा होता है, कुछ बचता है। अगर मुश्किल से लेट सपोज़ आप एक शॉप चला रहे हैं और उस शॉप का जो टर्नओवर है मंथली, वो यही आपको बचता है पीछे, हर 100 रुपये के पीछे आपको 8.5 रुपये बचते हैं। तो ठीक है, शॉप के एक्सपेंसेस तो आपने इसमें से निकाल लिए, सारा कुछ निकाल लिया, लेकिन अब आप क्या इस 8.5 रुपये में या 8.5% में आप अपने घर के अखराजात पूरे कर सकते हैं, जो कि नहीं कर सकते। तो फिर कमाने का क्या फ़ायदा। बंदा बिज़नेस करता इसीलिए है कि वहाँ से आप कुछ बचा के आप अपने घर के अखराजात चलाएँ। जब आप अपने घर के अखराजात इससे ना पूरे कर पाएँ तो फिर ऐसे बिज़नेस का कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे बेहतर होता कि आप इन्हीं पैसों को बैंक में कहीं फ़िक्स डिपॉजिट पे रखवा लेते, तो शायद वो आपको इससे ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर, 12-15% के ऊपर या मिनिमम 12% के ऊपर बैंक आपको फ़िक्स डिपॉजिट का रेट दे देता। तो इस रेशो से हमें ये पता चल गया कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है हमारा वो 8.5% है, जो कि है तो प्रॉफिट ही, लेकिन एक अच्छी रेशो नहीं है। तो अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की नेक्स्ट रेशो की तरफ, जो कि है टोटल एसेट टर्नओवर। ये रेशो हमें एक किस्म का एसेट मैनेजमेंट के बारे में ही बताती है कि हम कितने बेहतर तरीके से अपने एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं अपनी सेल्स जनरेट करने के लिए। मतलब हम कितना एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें वेस्ट रेट कम हो, मतलब कम से कम यूटिलाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको गोडाउन की एग्जांपल दी थी, जैसे मैंने आपको व्हीकल की एग्जांपल दी थी, कि अपने ही एसेट्स को यूज़ करते हुए उन्हीं एसेट्स को जो आपके पास अवेलेबल हैं, कि ताकि आपकी कॉस्ट ना बढ़े और आप अपनी सेल बढ़ा रहे हैं। सेल कैसे बढ़ा रहे हैं कि आप अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अगर आप कहीं से गोडाउन रेंट पे ले लेते, या अगर आप कहीं से कोई डिलीवरी कंपनी को हायर कर लेते, तो वो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती, डेफिनेटली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो जाता। तो ये चीज़ आती है एसेट मैनेजमेंट में। तो अब ये रेशो आपको ये बताती है कि आपके एसेट का टर्नओवर क्या है, कि मतलब आप कितना एफिशिएंटली एसेट यूज़ कर रहे हैं सेल जनरेट करने के लिए। अगर हम इसको दूसरे अल्फाज में डिफ़ाइन करें तो मतलब कितने परसेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट से आप कितने परसेंट सेल कमा रहे हैं। मतलब अगर 1 रुपया आप एसेट में लगा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट कितने रुपए की सेल कर रहे हैं। अगर आप $100 एसेट्स में लगा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपकी सेल क्या आ रही है। तो अब हम इस चीज़ को मेजर करते हैं। तो अब चलते हैं इसका हम डेटा लेते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से। तो सेल्स तो एज़ यूजुअल हम इनकम स्टेटमेंट से ही लेंगे, जो कि हम हर रेशो में लेते आ रहे हैं, 67,977 मिलियन। और टोटल एसेट्स भी एज़ पर रूटीन हम बैलेंस शीट से ही लेंगे और 2011 वाले साल की ही लेंगे, जो कि हम पहले भी मुख्तलिफ़ रेशोज़ में लेते आ रहे हैं, 40,125 मिलियन। तो अब चलते हैं रेशो की तरफ। तो अब जब इसकी हम रेशो निकालते हैं,
जब हम सेल्स को टोटल एसेट पे डिवाइड करते हैं ये जानने के लिए कि हमने कितना अच्छे तरीके से एसेट्स को यूज़ किया, तो ये निकलता है 1.69x। एक्स मीन टाइम्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मतलब हम हर 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट के पीछे 1.7 रुपये हम कमा रहे हैं, मतलब 1 रुपये 70 पैसे। इट मीन्स हम अपने हर एसेट को 1.69 टाइम्स यूज़ कर रहे हैं, बेहतर यूज़ कर रहे हैं, उससे 1.69 टाइम्स मोर रिज़ल्ट जनरेट कर रहे हैं। जैसा कि इंटरप्रिटेशन में भी गिवन है कि कंपनी इज़ जनरेटिंग $1.69 इन सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम $1 इन्वेस्टेड इन एसेट्स। या इसको हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि हर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम 169 रुपये कमा रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो ऊपर के जो 69 रुपये हैं ये हमारा प्रॉफिट जा रहा है 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये रेशो बेहतर जा रही है, मतलब ये बता रही है कि हम एसेट्स को अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब लास्ट रेशो में हमने ये सीखा कि कितना एफिशिएंटली हम एसेट को यूटिलाइज़ करते हैं सेल जनरेट करने के लिए। तो उस रेशो को हम कहते हैं टोटल एसेट टर्नओवर। बट अगर ऑन ग्राउंड देखें तो अर्निंग एसेट्स सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनका आपकी अर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे अगर आपके कुछ अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, किसी ने आपको पैसे देने हैं, उसका आपकी आने वाली सेल से कोई लेना देना नहीं है, उससे आपकी सेल जनरेट नहीं हो सकती, उससे जो सेल पहले से हुई हुई है वो रिकवर होगी। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह रखे हुए हैं, उसका भी आपकी सेल पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि वो आपके किसी ऑपरेशंस में यूज़ नहीं होते। तो इट मींस जो चीज़ आपकी सेल को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है वो होते हैं फ़िक्स्ड एसेट्स। इनको जनरली कंसिडर किया जाता है कि ये अर्निंग एसेट्स होते हैं, और इनको अर्निंग एसेट्स इसीलिए कहा जाता है कि आपके जितने भी फ़िक्स्ड एसेट होते हैं वही ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं और वही आपकी अर्निंग जनरेट करने में मदद देते हैं। तो अगर हम टोटल एसेट टर्नओवर वाली रेशो को मज़ीद रिफ़ाइंड रिज़ल्ट के लिए हम फिर फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो निकालते हैं कि हम एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि जो एसेट हमारी अर्निंग में इस्तेमाल होते हैं उनको हमने कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया है सेल जनरेट करने के लिए। तो इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए वही सेल्स और रेवेन्यू को ऊपर रखा जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड एसेट के ऊपर, ना कि टोटल एसेट्स के ऊपर। इसमें से हम करंट एसेट लेस कर देते हैं क्योंकि वो अर्निंग एसेट्स नहीं होते, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब सेल की अमाउंट एज़ यूजुअल हम इनकम स्टेटमेंट से लेंगे जैसे कि पहले भी ली थी, और बैलेंस शीट से अब हम टोटल एसेट्स के बजाय फ़िक्स्ड एसेट्स। अब फ़िक्स्ड एसेट में कौन सी अमाउंट लेंगे, सवाल ये उठता है। तो हम अमाउंट लेंगे नेट फ़िक्स्ड एसेट्स की, क्रॉस फ़िक्स्ड एसेट्स की अमाउंट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उसमें से डेप्रिसिएशन लेस होनी होती है कि जो एसेट हमने पहले ख़रीदा था आज से 5 साल पहले, उसकी आज वो वैल्यू नहीं होती। तो हम उसकी आज की वैल्यू के ऊपर टर्नओवर मालूम करने के लिए नेट फिक्स्ड एसेट की अमाउंट लेते हैं। तो ये आपने याद रखना है हमेशा। तो अब हम जब ये रेशोज़ अपने फार्मूला में पुट करते हैं, मतलब सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स, तो हमारा आंसर आता है 2.71 टाइम्स। तो अगर आप देखें तो ये लास्ट वाले आंसर से इंक्रीज़ हो गया है क्योंकि लास्ट टाइम हमने टर्नओवर कैलकुलेट किया था टोटल एसेट्स के ऊपर, जिसमें हमने वो एसेट्स भी शामिल किए थे जिनका हमारी अर्निंग से, हमारी सेल की जनरेशन से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए ये रेशो कम आई थी। अब हमें एग्जैक्ट पता चला है कि हम एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसका मतलब हर $1 की इन्वेस्टमेंट जो कि फ़िक्स्ड एसेट में की जाती है उसके अगेंस्ट हम $2.71 मतलब $2.70 हम कमा रहे हैं। मतलब 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट $2.71 हम लोग कमा रहे हैं। अगर हम इसको दूसरी टर्म्स में डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि हर एक इन्वेस्टमेंट जो कि फ़िक्स्ड एसेट में की जाती है उसके अगेंस्ट हम 2.71 टाइम्स मोर कमा रहे हैं। हम इसको मतलब हर 1 रुपये की इन्वेस्टमेंट फ़िक्स्ड एसेट में जो हम कर रहे हैं उसको हम एक्सिलरेट करके हम 2.71 टाइम्स ज़्यादा कमा रहे हैं उससे। जैसा कि इसकी भी इंटरप्रिटेशन में गिवन है, आप देख सकते हैं कि कंपनी इज़ जनरेटिंग $2.71 इन सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम एवरी $1 इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, या इसको आप दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि कंपनी इज़ जनरेटिंग $271 ऑफ सेल्स
और रेवेन्यू अगेंस्ट एवरी $100 इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, कि हर 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट हम 271 रुपये कमा रहे हैं। इट मीन्स हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, हमारा बिज़नेस प्रॉफिटेबल चल रहा है, हम एसेट्स को अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये रेशो हमें एसेट की यूटिलाइजेशन के बारे में बताती है, हमें एसेट की मैनेजमेंट के बारे में बताती है। ये रेशो का फिगर जितना हाई होगा उतनी हमारी एसेट मैनेजमेंट अच्छी होगी, मतलब हमारा एसेट वेस्ट नहीं हो रहा, हम उसको अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशोज़ थी वो हमारी कंप्लीट होती हैं। इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो लास्ट 2 रेशोज़ हमने डिस्कस नहीं की, क्योंकि हम वो ऑलरेडी लिक्विडिटी के पोर्शन में डिस्कस कर चुके थे। चूँकि लिक्विडिटी का ताल्लुक़ भी फर्म के ऑपरेशंस के साथ होता है, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के साथ होता है, इसलिए ये रेशोज़ वहाँ ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। डेज़ इन रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर, या डेज़ इन इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर, ये 2 रेशोज़ भी यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में बताती हैं। अभी तक जो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की जो रेशोज़ डिस्कस की, जिसमें 3 रेशोज़ हमें एसेट मैनेजमेंट के बारे में बता रही थी और एक रेशो ने हमें उसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया कि जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं कि उसका मार्जिन क्या है। उसके अलावा जो ऑपरेशंस रिलेटेड रेशोज़ थी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रेशोज़ मोस्टली जो हमें बताती हैं वो 2 चीज़ों के बारे में बताती हैं, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट के बारे में और एसेट मैनेजमेंट के बारे में। और ये रेशो कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चला है कि हम अपने एसेट्स को अच्छा यूटिलाइज़ कर रहे हैं और ऑपरेशंस को अच्छा मैनेज कर रहे हैं।